हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो हम अप्रैल 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 8 में हमने खेल परिदृश्य तक की खबरों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान यानी कि मिसलेनियस जो करंट जीके है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि बेसिक जो नए अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, कोई ऐप लॉन्च हुआ है तो जितना भी इधर उधर का जो वन लाइनर फैक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती है, वो सभी इसके अंदर आपको कवर मिलेंगी। जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों के इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा सीरियसली होकर के पढ़ना है। आरएस प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके निकल करके आते हैं। सीईटी का भी मैंने अभी पेपर देखा था, अभी जो वीडियो वाला पेपर था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमारे इस लास्ट वाले पोर्शन से थे। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो आप ज़रूर से इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और हाँ, इस मैगजीन का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गया है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है नेशनल जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, यानी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति की हुई है, कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले देखते हैं पीएफआरडीए, यानी कि जो आपका पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण होता है। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा एड्स के अंदर। तो पीएफआरडीए जो है, जो भारत सरकार का है, इसमें दीपक मोहंती जो है उनको इसका नया अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीएफआरडीए बेसिकली करता क्या है, जो एनपीएस हमारी स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके के अंदर इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन था एनपीएस के ऊपर। तो इसमें जो भी हमारे प्राइवेट या सरकारी संस्थाओं के जो कर्मचारी होते हैं, निजी संस्थाओं के कर्मचारी, असंगठित क्षेत्रों के जो कर्मचारी है, वो इसमें अपना पेंशन खाता खुलवा सकते हैं और एक सर्टेन एज के बाद में आपको पेंशन मिलना इसमें स्टार्ट होती है। तो ये केंद्र सरकार की योजना है और इसका रेगुलेटरी बॉडी जो है वो पीएफआरडीए है। तो इस पीएफआरडीए के जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? दीपक मोहंती। नेक्स्ट हम चलते हैं सीजीए के ऊपर। सीजीए है ये, सीएजी नहीं है। तो आर्टिकल 150 अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है केंद्रीय वित्त लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के सलाह पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये वही सीजीए है, सीएजी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो अभी जो है नए भारत के जो सीजीए बने हैं 28वें, वो बने हैं एसएस दुबे। तो एसएस दुबे को जो है 28 सीजीए बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए, ये जो है वित्त मंत्रालय व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं। तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन यानी कि जो अकाउंटिंग होता है उसकी प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए ये रिस्पॉन्सिबल पद होता है। तो सीजीए के बारे में आप ध्यान रखिएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन ये एक पद है और आर्टिकल 150 के तहत इसका उल्लेख भी किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे। ये है साहित्य अकादमी जो है हमारी। तो साहित्य अकादमी आप जानते हैं 1954 में इस्टेब्लिश हुई थी, नई दिल्ली के अंदर इसका सेंटर भी है, हेडक्वार्टर है। इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो माधव कौशिक को बनाया गया है। ये कौन है? तो ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये जो है पहले जो है साहित्य अकादमी में उपाध्यक्ष के पद पर थे, वरिष्ठ साहित्यकार हैं ये, लिटरेरी फिगर हैं। तो अब इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है और उपाध्यक्ष का जो पद खाली हुआ है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, महिला प्रोफेसर, जिनका नाम है कुमुद शर्मा को अब जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये पहली बार है कि साहित्य अकादमी में जो है किसी महिला को अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तीनों अपॉइंटमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दीपक मोहंती पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष हैं, एसएस दुबे जो है सीजीए बनाए गए हैं, माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तीनों ही चीज़ें हमको याद रखनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आप जानते हैं कि एसएसबी के बारे में, एसएसबी का एग्जाम भी कई लोगों ने दे रखा होगा, अनुभव होगा ही आपको। तो एसएसबी की जो है अभी महानिदेशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। तो रश्मि शुक्ला जो है एक आईपीएस अधिकारी रही है 1988 बैच की। तो इतना तो याद नहीं रखना, लेकिन बताने के लिए चीज़ें हैं कि भाई आईपीएस रही हुई हैं, वरिष्ठ हैं। तो ये दूसरी महिला है महानिदेशक बनी है। इससे पहले जो है अर्चना रामासुंदरम जो है वो भी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त थी। अभी सेकंड कौन है? रश्मि शुक्ला जो है उनको नियुक्त किया गया है। रश्मि वैसे बाय द वे मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम है रश्मि। तो हालांकि वो ये नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो रश्मि शुक्ला है वो एसएसबी की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं और दूसरी महिला महानिदेशक के पद पर ये अभी हैं।
तो अब देखिए 1963 में इसके बारे में एसएसबी के बारे में कुछ जानते हैं। एसएसबी को 1963 में नेपाल और जो भूटान की सीमा है उसकी रक्षा करने वाला ये बल है। ये गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाले जो 7 केंद्रीय सुरक्षा बल है उनमें से एक है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब देखिए जो नीचे वाली जो ये है, एक तो सीसीआई यानी कि भारत कपास निगम लिमिटेड और एक बीपीसीएल, इनकी ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। हाँ, यहाँ अगर आप बीपीसीएल के बारे में कुछ जानना चाहें यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह मुंबई, बीना, कोची और नुमालीगढ़ रिफाइनरी का संचालन जो है वो करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमको अपॉइंटमेंट पढ़नी है वो है, अच्छा एक टीसीएस वाला भी आप ध्यान रख सकते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं के कृथिवासन। ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर देखिए यहाँ पर ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये कौन नियुक्त हुए हैं, ये आपको क्योंकि भारत सरकार की अपॉइंटमेंट है तो पता होना चाहिए। डॉक्टर राजीव सिंह को जो है भारत के औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो संजीवनी बूटी ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं आप। तो औषधि महानिदेशक में राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। कुछ भी निमोनिक्स आप बना करके याद रखिएगा। तो ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके जो है अभी चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसका कार्यभार दिया गया है अमिताभ मुखर्जी को। तो ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सार्वजनिक क्षेत्र के यानी पब्लिक सेक्टर ये एक कंपनी है। फिर चलते हैं हम एलआईसी का भी अगर आप ध्यान रखना चाहें, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि अंतरिम अध्यक्ष जो है एलआईसी का वो बनाया गया सिद्धार्थ मोहंती जी को। अब हम चलेंगे कुछ भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां दी गई हैं वो कौन सी हैं। अब देखिए एक अभियान है जिसका नाम है शी चेंजेस क्लाइमेट, और इसको चलाने वाली हैं एक जलवायु उद्यमी यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम है श्रेया घोड़ावत। तो ये जो है इन्होंने ये एक कैंपेन चलाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक अभियान है। तो इसके लिए एक भारतीय राजदूत की तरह ये कार्य कर रही हैं। भाई वैश्विक अभियान है और जलवायु को लेकर के महिलाओं का जो भूमिका है उसको ये सामने लेकर के आ रही हैं। तो इसीलिए इनको जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है कि वैश्विक गैर लाभकारी संगठन शी चेंजेस क्लाइमेट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एम्ब्रेस इक्विटी नाम से एक विशेष पहल को भी स्टार्ट किया है और इनको इस वैश्विक अभियान के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भारतीय राजदूत के रूप में रखा गया है। नाम क्या है इनका, श्रेया घोड़ावत। फिर देखिए नेक्स्ट जो है अरुण सुब्रमण्यम जो है पहले किसी भी अमेरिकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जज बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये भारतीय मूल के हैं, रहते अमेरिका में ही हैं। पहले ये वकील थे और इनको अब जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने प्रमोट करके जो है डिस्ट्रिक्ट जज बनाया है मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो हो सकता है नाम पूछ ले आपसे कि पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन है, तो अरुण सुब्रमण्यम है, चर्चा में रहे हैं। तो ये जज बनाए गए हैं वहाँ पर, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की है नहीं। तेजल मेहता मैसाचुसेट्स प्रांत की जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश जो है वो बनाई गई हैं। तो ये भी एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट ही है। तेजल मेहता भारतीय मूल की हैं ये, और पहली महिला न्यायाधीश के रूप में इनको मैसाचुसेट्स जो प्रांत है वहाँ की जिला अदालत में प्रथम न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ दिलवाई गई है। तो ये भी नाम आप थोड़ा रिमाइंड रख सकते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के अंदर जो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं, आपको पता है नेपाल में अभी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं, उनका स्थान लिया है अभी रामचंद्र पौडेल ने, और ये तीसरे राष्ट्रपति बने हैं नेपाल के। बस इतनी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि विद्यादेवी भंडारी के स्थान पर अब नए रामचंद्र पौडेल जो है वो नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। कहाँ के, नेपाल के। तो वहाँ पर भी सेम वही सिस्टम है जो हमारे यहाँ होता है। संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि आपके जो विधानसभाएं होती है और जो पार्लियामेंट होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उनका, और उससे जो है राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। फिर देखिए नेपाल में ही राष्ट्रपति का चयन हो गया, उपराष्ट्रपति भी बनाए गए हैं। तो राम सहाय यादव जो हैं उनको नेपाल के उपराष्ट्रपति के पद पर बनाया गया है। ये भी देश के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। और कौन सी पार्टी से हैं, तो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो इनकी पार्टी है उससे इनको बनाया गया है। और अगर हम थोड़ी बात करें तो एक फैक्ट ये है कि जैसे राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होता है नेपाल में, सेम उसी इलेक्टोरल कॉलेज से जो है जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव भी किया जाता है। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में चलते हैं। तो बेचारे एक भोले आदमी को नाइजीरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। आप जानते हैं नाइजीरिया जो है वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो है वो देश है। तो यहाँ पर एक बोला नाम का व्यक्ति है, भोला जो भी बोलो, तो बोला अहमद टिनुबू जो है, याद करने के पर्पज़ से इतना फनी बनाया
बनाया गया है। तो बोला अहमद टिनुबू जो हैं उनको यहाँ का नाइजीरिया का नए राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ नाइजीरिया के बारे में कि अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश तो है ही, सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश जो अगर हम अफ्रीका का देखें तो वो भी नाइजीरिया ही है। बस इतने अपॉइंटमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी आरएस का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने ऐसे ही कुछ अटपटे से अपॉइंटमेंट पूछे थे, हालांकि थे वो क्रोनोलॉजी में से ही। तो आप जो क्योंकि मेन पेज पे दे रखा है तो आप इतना तो आप याद रख के ही जाइएगा। तो नाइजीरिया का राष्ट्रपति है, क्योंकि वो पूछते हैं कुछ ऐसे अटपटे से नाम ताकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएं। तो अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पर इन्होंने क्या एक पूरी लिस्ट बना करके ही दे दी कि अभी मार्च में कहाँ कोई देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना है। तो हम देख लेते हैं, जैसे त्रिनिदाद और टोबैगो। हमको पता है कि त्रिनिदाद टोबैगो ऐसा स्थान है जहाँ पर भारतीय डायस्पोरा सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है क्रिस्टिन कंगालू, ठीक है, एक कंगाल व्यक्ति क्रिस्टिन कंगालू, उनको बनाया गया है। और बाकी तो हमने पढ़ ही लिया है। यहाँ देखिए चेक गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो है पेट्र पावेल। और मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जैसिन अल थानी, ये जो है कतर के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। उसके अलावा लास्टली अगर हम देखें तो वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुआंग जो है उनको जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ नाइजीरिया वाला तक तो आप याद रखिएगा ये अपॉइंटमेंट्स को। फिर देखते हैं चर्चित व्यक्तियों में कौन कौन से व्यक्ति हैं। अब देखिए ये जो चर्चा में व्यक्ति है ये बेलारूस से हैं और इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम है एलेस बिलियावत्स्की और इनको 10 इयर्स की सज़ा बेलारूस में ही दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इनको इनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर है यानी लोक व्यवस्था है उसको बिगाड़ने वाली गतिविधियाँ की है और ऐसे संस्थाओं को वित्त पोषण भी किया है, फंडिंग भी किया है, तस्करी के मामले में भी इनका नाम आया है। तो ये अब क्या कितना सच है ये हमें नहीं जानना है, क्योंकि हमें वहाँ का बेलारूस का पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं देना है, ना वहाँ का कोई आरपीएससी है जो वहाँ का कोई एग्ज़ाम लेगी। आरपीएससी क्यों होगी वहाँ पे, बीपीएससी होगी नहीं। तो ऐसा एग्ज़ाम हमको देना नहीं है। तो हम इतना ही ध्यान रखें कि जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं एलेस बिलियावत्स्की, इनको 10 इयर्स का सज़ा मिली है और बेलारूस से ये है मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। फिर देखिए और अगर इनके बारे में आप जानें तो देखिए कि ये जो है रूस का मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है सिविल लिबर्टीज़। इनको संयुक्त रूप से 2022 का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, मतलब एलेन बिलियावत्स्की के साथ में जो है इनको पुरस्कार दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं विराट कोहली किसके, एक स्टेशनरी निर्माता कंपनी है जिसका नाम है लक्ष्योर। आपने पार्कर पेन, वाटरमैन और इस प्रकार के पेन वगैरह देखे होंगे, पायलट पेन वगैरह। तो ये उपकरण बनाने वाली ये कंपनी है लक्ष्योर, 1963 से ही चली हुई आ रही है। तो ये एक स्टेशनरी निर्माण के अंदर एक काफ़ी दिग्गज कंपनी है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, विराट कोहली। अगर आप और ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी गई है, ब्रांड्स भी दिए गए हैं उनके कौन कौन है। जैसे पीएनजी ज्वेलर्स जो है उसमें माधुरी दीक्षित को लिया है, हुंडई मोटर्स जो है उसमें यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। पूमा इंडिया जो है उसमें हरमनप्रीत कौर जो आपको पता है कि भारतीय महिला टीम की कप्तान है। पेप्सिको में रणवीर सिंह को लिया गया है। प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव, ये जो है वीर दास जो संगीतकार हैं उनको लिया गया है। एनएमडीसी यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, निखत जरीन को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। न्यूट्रिशन कंपनी हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, इसमें स्मृति मंधाना जो आप जानते हैं महिला क्रिकेटर हैं उनको पोषण प्रायोजक के रूप में अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट क्या कहते हैं एक तरीके से नामित किया है। बंधन बैंक का जहां बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान जो है उसमें सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए आपके जो है एसएससी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट पे जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर शैलजा धामी को बनाया गया है। तो ये जो है भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन रही हैं पश्चिमी सेक्टर में। तो इनको जो है लड़ाकू इकाई जो है उसकी पहली महिला कमांडर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा आप, इनका नाम है शैलजा धामी, ठीक है। अब चलते हैं कुछ ऑब्ituaries पर। तो सतीश कौशिक आप जानते हैं इनके बारे में, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन भी विशेष इन पे जो है वो बनेगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पर इतना ध्यान रख सकते हैं कि भाई उनको फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। और उसके अलावा अगर आप देखिए इंटरेस्ट अगर आपका है तो आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को। मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बता रही हूँ, तो आप कृपया इमोशनल ना हो चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो एक और फिल्म निर्देशक है प्रदीप सरकार, जिन्होंने ये मर्दानी मूवी, परिणीता, इन सबको डायरेक्ट किया है। तो ये भी आप यहाँ पर इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। अब हम चलेंगे चर्चित स्थलों के ऊपर।
तो इसमें देखिए एक रिकॉर्ड की बात की गई है कि जो कर्नाटका के अंदर एक हुबली रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन, इसको जो है सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है उसके रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इससे पहले इस स्टेशन से पहले जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन माना जाता था, लेकिन अब इसका स्थान किसने ले लिया है? हुबली जो रेलवे स्टेशन है। और हुबली का मतलब ये नहीं कि वेस्ट बंगाल में है, हुबली नदी वाला नहीं समझिएगा आप, ये कर्नाटका में है। बस इतनी सी बात है, ये एक फैक्चुअल नॉलेज है जो हमको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस सप्ताहों के ऊपर। अब देखिए जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको पढ़ लेते हैं। वैसे आरएस वाले एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं इनको, लेकिन हो सकता है अन्य एग्जामों में पूछ ले आपके। तो यहाँ देखिए विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। दिवसों को जब भी आप पढ़ें तो इसमें जनरलाइज जो चीज़ें हैं ना, जैसे स्लीप डे कब आता है और वैलेंटाइन डे, ऐसा नहीं पूछेंगे वो लोग। तो आप जो है ऐसी डेज को याद रखिए जिसके के ऊपर प्रॉपरली, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे कोई बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ पे हो रही है, टीबी के ऊपर भारत सरकार ने अपना पूरा एक मिशन चला रखा है, तो उनके डेज को अगर आप याद रखें। टॉयलेट डे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि टॉयलेट्स को लेकर के तो सरकार सब्सिडी भी दे रही है। तो ऐसे दिवस आप याद रखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वही ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर प्रोबेबल बनते हैं। फिर देखिए विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया गया, और इस बार जो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी जो है वो इसका थीम रहा था। फिर यहाँ पर आइए जो है इसमें है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी वो थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। फिर है 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे भी आता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए नदियों के लिए जो है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, ये 14 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष दिवस की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस की जो थीम थी वो थी राइट्स फॉर रिवर्स। आपको पता है एक बार उत्तराखंड की जो वहाँ का जो जुडिशरी है उसने जो 2 नदियाँ हैं उसको एक लिविंग ह्यूमन का दर्जा भी दिया था। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 14 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी गणित सबके लिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, और इसमें कहा गया कि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, और इस पे देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 15 मार्च को, पहली बार ये मनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर स्लीप डे है वगैरह, ये आप नहीं पढ़ें तो ठीक रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर जो है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है क्रिएटिव इनोवेशन। हैप्पीनेस के ऊपर तो पूरी एक आपको पता है कि इंडेक्स ही आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो थीम था वो था सावधान रहो, आभारी रहो और दयालु बनो। फिर आप देखिए कि गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। लिखा है इसमें आई लव स्पैरोज जो है वो इसका थीम जो है वो रहा है। फिर यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो है वो इसका वो रहा है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिहार दिवस देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है, और बिहार जो है 22 मार्च को ही जो है एक राज्य के रूप में इसको बनाया गया था। 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। एक्सेलरेटिंग चेंज जो है वो इस बार का जल दिवस का थीम था। फिर देखिए नेक्स्ट जो है शहीद दिवस 23 मार्च को, जिसमें कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को राष्ट्रीय बलिदान के लिए याद किया जाता है। विश्व तपेदिक या जिसको हम बोलते हैं टीबी के लिए जो दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, वी कैन एंड टीबी, सॉरी वी कैन एंड टीबी, ये जो है इसका थीम था। फिर देखिए लास्टली जो है वो है अर्थ आवर को लेकर के। तो अर्थ आवर जो है वो 25 मार्च को मनाया जाता है, और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसमें कि 1 घंटे के लिए जो लाइट्स है उसको ऑफ किया जाता है। तो ये अर्थ आवर के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है, तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो ये थे दिवसों को लेकर के, और कुछ ये थोड़ा सा ठीक नहीं आया यहाँ देखिए। फिर देखिए यहाँ पर कुछ संस्थाओं के स्थापना दिवस है, जैसे कि सिविल लेखा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है उसका स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, और CISF ने पहली बार दिल्ली के बाहर स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया है, यानी हैदराबाद में जो है इसका आयोजन किया गया है, और मुख्य अतिथि यहाँ पर गृह मंत्री थे अमित शाह।
फिर देखिए आयुध निर्माण दिवस, आयुध जो वेपन्स निर्माण होते हैं तो 18 मार्च को इसका मनाया जाता है। और भारत के सबसे पुराने आयुध निर्माण फैक्ट्री जो है वो कोलकाता के अंदर है, कोसीपुर में, तो वहाँ इसको मनाया गया। और सप्ताह की अगर बात करें तो 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया गया है। तो जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, ये इसका जो है वो थीम था। अब कुछ ऐप्स के बारे में देखते हैं। तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो देखिए पहला जो ये पोर्टल है इसका नाम है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। ये एक वर्चुअल पोर्टल ही है, मतलब वर्चुअल ऐप है, जहाँ पर आप जितने भी हमारे वेद हैं, चारों जो वेद हैं, उनमें जो 18,000 से अधिक जो मंत्र है उनको ऑडियो विजुअल के माध्यम से यहाँ पर संग्रहित किया गया है। एक मतलब एक वर्चुअल म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पर जो लोग हैं अपने वैदिक परंपराओं की जो चीज़ें हैं उनको जा करके देख सकते हैं। तो इस म्यूजियम का, वर्चुअल म्यूजियम का नाम कला वैभव रखा गया है और इसको इनॉग्रेट भी किया गया है। तो ये क्या है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल, ये क्या है, एक तरीके से जो है, अब देखिए इसमें जो है भारत में जो वेदों और उपनिषदों की जो ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित है ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल। और इसमें 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का लोकार्पण किया गया है। तो कला वैभव और वैदिक हेरिटेज पोर्टल दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वैसे नाम से ही सिद्ध है कि आप पता लगाएंगे कि वे वैदिक सभ्यता से संबंधित एक पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है। फिर देखते हैं साथी पोर्टल क्या है। तो जेईई मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है अपना वो असेसमेंट कर पाएँ, अपना मॉक टेस्ट वगैरह दे पाएँ, उसके लिए एक साथी पोर्टल लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। तो ये साथी जो प्लेटफॉर्म है इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है और हम पढ़ भी चुके हैं पहले फर्स्ट वीडियो में। यह है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो साथी नाम के वैसे कई सारे ऐप्स पोर्टल लॉन्च हुए हैं। आप यहाँ ये जो जेईई मेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चर्चित पुस्तकों को लेकर के 5-6 चीज़ें दे रखी है, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। जिन लोगों का एसएससी बैंकिंग वाला पोर्शन तैयार करना है वो करिए। आरएस के अंदर हमारे जो है चर्चित पुस्तकों पर कोई नहीं आता अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चर्चित व्यक्ति के द्वारा लिखी गई ना हो, या फिर ऐसी पुस्तक आती है जो किसी को भी नहीं पता किसने लिखी है। तो इसलिए इस वाले पोर्शन को अगर आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़िए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर देखिए कुछ सम्मेलन, बैठक और जो कॉन्फ्रेंसेज हुई है उसको लेकर के पढ़ते हैं। पहला है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। ये कहाँ पर आयोजित हुआ, इसका क्या उद्देश्य था उसको देखते हैं। तो देखिए पहला जो सम्मेलन है वो है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023। तो ये भारत का सबसे बड़ा युवा शिखर सम्मेलन है। युवा का मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें जो यूथ है उसको कैसे सरकारी जो कार्य होते हैं उससे कैसे इंगेज किया जाए, सरकारी नेतृत्व कैसे उसको समझाया जाए, वो सारी इंगेजमेंट के लिए जो है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। स्मार्ट शहर मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, युवा कार्यक्रम के विभाग और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्था के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। किसने आयोजित किया इतना ज़रूरी नहीं है, मैंने जस्ट पढ़ के बताया आपको। यह कार्यक्रम जो है भारत के G20 अध्यक्षता के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। तो अर्बन 20 और यूथ 20 जैसे जो कार्यक्रम है उसी का ही एक पार्ट है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। तो ये जो G20 के जो डिफरेंट सम्मेलन होते हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के युवाओं और सरकारी नेतृत्व को एक साथ लाना। ठीक है, तो युवाओं को जो है सरकारी कार्यकाज जो होते हैं उससे इंगेज करना, यही इसका काम है, यही इसका उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न सम्मेलन 2023। तो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है उसके परिसर में जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर है वहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स का जो है उद्घाटन किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो श्री अन्न आपको पता होना चाहिए, कोर्स ग्रेन्स को जो है बजट के अंदर श्री अन्न कहा गया है। श्री अन्न का मतलब जो आप बाजरा, मिलेट्स, ये जो चीज़ें हम ज्वार है, इनको जो यूज़ है इसको हम कैसे पॉपुलराइज करें, कैसे जो हमारे स्टेपल फूड है वीट और राइस है उससे हम कैसे लोगों को इन चीज़ों की तरफ, जो हमारे मोटे जो अनाज है उनकी तरफ कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे इनको पॉपुलराइज मार्केटिंग इनकी की जाए। तो ये इस पूरे सम्मेलन का उद्देश्य है। अब देखिए इसके अंदर जो है प्रधानमंत्री जी ने इसको यादगार बनाने के लिए एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। उन्होंने भारतीय मिलेट को स्टार्टअप कंपोडियम का शुभारंभ भी किया है और बुकलेट ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स का डिजिटल तरीके से विमोचन भी किया है। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या है कि जो कोर्स ग्रेन हम जो है उसको पॉपुलराइज, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, ये सब चीज़ें उसके लिए की जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारी फूड ग्रेन्स है उनके ऊपर जो है दबाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। फिर खेती भी अगर दो ही अनाजों की होगी तो लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। तो उन सबसे निजात पाने के लिए या उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो है कोर्स ग्रेन की तरफ जो है वो रुख किया जा रहा है।
और इसमें और तो कोई चीज़ वैसे है नहीं। हाँ, एक आप ध्यान रखिएगा कि 2023 जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है वो घोषित किया है। अब चलते हैं कुछ सम्मेलनों पर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें पहला सम्मेलन है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। ये जो धर्म धम्म आप समझते हैं ये बुद्ध धर्म से संबंधित है ये। तो ये जो सम्मेलन है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो ये 7वां है, यानी कि अभी तक जो है कम ही इसके आयोजन हुए, 7 ही आयोजन हो पाए हैं। तो पहला आयोजन जो हुआ था वो आपका हुआ था 2012 के अंदर बिहार का जो सांची विश्वविद्यालय है, सॉरी मध्य प्रदेश का जो सांची विश्वविद्यालय है वहाँ पर। और लास्ट जो 6th वाला था उसके ऊपर आई थिंक कहीं क्वेश्चन भी आया था, वो आपके बिहार के नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और अभी दोबारा से इसका आयोजन 7वां जो है वो दोबारा मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है और राष्ट्रपति ने स्वयं इसका उद्घाटन किया है। और सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फेडरेशन के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका विषय ध्यान रखिएगा, इसका विषय था नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। ठीक है, ह्यूमैनिज्म को लेकर के है, जो ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म है फॉर द मॉडर्न एज, वो इसका थीम था। फिर देखिए यहाँ पर G20 के तहत B20 की बैठक, B20 यानी कि बिजनेस 20, तो इसकी बैठक की गई है और इसकी बैठकें कई जगह पर आयोजित की गई। जैसे अभी वाली बैठक इसकी गैंगटॉक जो सिक्किम में है वहाँ पर आयोजित की गई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT क्षेत्र के भीतर जो है क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 B20 सम्मेलनों का आयोजन हुआ है। तो पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर B20 के 4 सम्मेलन हुए हैं, इम्फाल मणिपुर में, आइजोल मिजोरम में और गैंगटॉक सिक्किम में। और जो लास्ट वाला जो आयोजन है वो आपका नागालैंड, कोहिमा जो नागालैंड में है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, इतना आप जानते ही हैं कि सिक्किम जो है वो पूरी दुनिया में पहला ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती को जो है वो अपना चुका है। पूरी दुनिया में, हाँ, दुनिया का ऐसा पहला है, बिल्कुल दुनिया का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर फुली ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इसको जो है लंदन की जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है वहाँ पर भी, वहाँ से इसको प्रमाण पत्र यानी सर्टिफाइड भी ये यहाँ से है। फिर देखिए यहाँ पर 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। राष्ट्रमंडल आप जानते हैं कॉमनवेल्थ जो देश हैं। तो इसमें फ्रेंड्स अगर हम इतना ही याद रखें कि भाई आयोजन कहाँ पर हुआ, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का गोवा के अंदर हुआ और वहाँ के जो गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। बाकी इसमें और कुछ विशेष ऐसी बात है नहीं जो इसमें हमें नोट डाउन करनी चाहिए। फिर है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। तो आसियान भारत का जो व्यापार शिखर सम्मेलन, आपको पता है कि देखिए आसियान में 10 देश हैं और उसमें भारत उसका सदस्य देश नहीं है, एज एन ऑब्जर्वर वो उसके अंदर है। लेकिन जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें आसियान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी जो उसका भारत के साथ में व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ वो 5वां व्यापार शिखर सम्मेलन था और ये कुआलालंपुर जो है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। फिर देखिए साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो आप जानते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म जो है उसका उद्गम भारत है और उसके बाद में जो है वो दूसरे देश जैसे चाइना है, जापान है, सेंट्रल एशिया है, इन कंट्रीज़ में फैला है। तो हमारे जो ये विरासत जो है बौद्ध विरासत वो भारत से संबंधित है। तो इसीलिए अभी इसका जो साझा बौद्ध विरासत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। फिर देखिए यहाँ पर किसी समिति आयोग की बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस अभय M सप्रे है उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग बैठाया है और ये जो है अडानी और हिंडनबर्ग केस जो है, हिंडनबर्ग केस क्या है कि एक फर्म है और इसने क्या किया कि अडानी के कुछ ऐसी चीज़ें रिवील की जिससे अडानी के जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट आई, तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन लेने के लिए भी शेयर मार्केट में ऐसा किया जाता है। तो ऐसा है या ऐसा नहीं है, इसकी जाँच करने के लिए ही जो है जांच कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये 6 सदस्यीय है जिसके अध्यक्ष जो है अभय M सप्रे हैं। फिर देखिए कुछ ऑपरेशंस, अभियान और अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला है कोंकण अभ्यास। तो ये भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की जो रॉयल नेवी है उसके बीच में ये वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यानी कि 2 देशों के बीच में हर साल जो है ये आयोजित करवाया जाता है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कोंकण अभ्यास किसके बीच में है। एक तो नेवल अभ्यास है, आपको पता है कोंकण कोस्ट भी है हमारे यहाँ पर, तो उसके नाम पर ही कोंकण अभ्यास है और भारत और ब्रिटेन के बीच में ये आयोजित किया गया। फिर ये अभ्यास ला पेरोस, ये जो अभ्यास है इसमें भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित मध्यम आकार के गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति को आयोजित जो है बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस के 3रे संस्करण में भाग लिया है। और इसमें जो है
विभिन्न देशों की जो नौसेना है उन्होंने भाग लिया है, जैसे पर्थ है और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। तो इनके जो नौसेनाएँ हैं उनके जो भी वेसल्स हैं उनने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज ला पेरोस, और ये जो है नेवल एक्सरसाइज है और बहुपक्षीय यानी मल्टीलेटरल है। फिर देखिए नेक्स्ट है जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसका नाम है MPX। ठीक है। फिर देखिए कि फ्रांस की जो नौसेना है उसके साथ में भारत की नौसेना ने एक अभ्यास किया जिसका नाम है MCX यानी कि मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्सरसाइज। और इसमें भी काफ़ी सारे, जैसे अब इसमें लिखा है कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप का यूज़ किया है, FS डिक्सम्यूट का और ला फिएट श्रेणी के जो पोत है उनका यूज़ किया, लेकिन इतना याद रहता नहीं है, तो आप सिर्फ नाम ध्यान रखिए कौन सा अभ्यास किन दो देशों के बीच में है। अभ्यास शिन्यू मित्र जो है ये भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स और जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है उन दोनों के बीच में इसको आयोजित किया गया। फिर देखिए यह वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ में ही आयोजित किया गया था। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन जो है वो किन दो देशों के बीच में जो है वो संपन्न हुआ है। फिर देखिए भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये जो है हमारी सेना के बीच का अभ्यास है, आर्मी के बीच का अभ्यास है, नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। और कौन सी दो आर्मीज है? एक तो इंडिया की और दूसरी सिंगापुर की। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023। तो ये जो है भारतीय नौसेना और खाड़ी देशों के जो अन्य देश हैं उन दोनों के बीच में जो है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो भी अभी संपन्न हुई है। फिर देखिए हाँ, IMX CE 2023 विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। ठीक है, अब चलते हैं भारत और फ्रांस की थल सेना का पहला संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 2023। कौन सी दोनों की सेनाएं हैं? आर्मी है, एक तो फ्रांस की है और एक इंडिया की है, तो इसलिए इसका नाम है फ्रिनेक्स 2023। उसका आयोजन पहली बार किया गया केरला के अंदर, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रिंजेक्स 2023 पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको जो है तिरुवनंतपुरम के जो पेंगोड मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पर इसको संपन्न किया गया है। फिर भारतीय नौसेना का अभ्यास है जिसका नाम है ट्राइपेक्स 23। तो ट्राइपेक्स 23 भारतीय नौसेना ने अपने सबसे बड़ा जो युद्धाभ्यास है इसको 4 माह की अवधि में IOR के द्वारा, जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है उसके द्वारा, इंडियन ओशन रीजन जो है उसके अंदर आयोजित किया गया है। और तो इसमें कुछ विशेष बात है नहीं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भारत और अफ्रीका की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है FE इंडेक्स, और ये तो याद रखना भी आसान रहेगा, अफ्रीका और IN से इंडिया। तो FE इंडेक्स जो है ये भारत और अफ्रीका की जो संयुक्त सेना है उन दोनों के बीच में इस अभ्यास को संपन्न किया गया है। फिर एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सी ड्रैगन, और ये भारतीय नौसेना का P-8I विमान और अमेरिका का जो ग्वान में सी ड्रैगन 23 अभ्यास में शामिल हुआ। यह अभ्यास जो है तो ये अभ्यास जो है एक मल्टीनेशनल अभ्यास है और इसके अंदर भारतीय नौसेना और जो अमेरिका की जो सेना उसने ग्वान के अंदर जो है इस अभ्यास में ये लोग शामिल हुए थे। तो ये हो गया बहुपक्षीय अभ्यास। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या जो है न्यूज़ है। सबसे पहले है एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उसको उत्तराखंड में जो नैनीताल है वहाँ का आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज है वहाँ पर इसको लगाया गया है। तो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इस्टेब्लिश किया गया है। इससे क्या किया जाएगा, तो इसमें देखिए पहला ऐसा तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे सुपरनोवा, ग्रेविटेशनल लेंस, अंतरिक्ष के मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसे क्षणिक या परिवर्तनीय आकाशीय वस्तुओं का पता लगाने में जो है वो सहायता मिलेगी। तो पहली चीज़ तो हमने इसके बारे में पढ़ चुके थे, वैसे भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ भी लिए था, लेकिन यहाँ चलिए रिवाइज हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये पूरे वर्ल्ड का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, सॉरी वर्ल्ड का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। कहाँ लगाया गया है, तो देवस्थल उत्तराखंड में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। फिर देखिए पर्यावरण से संबंधित एक न्यूज़ है, एक थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो न्यूज़ में है। तो ये जो अभयारण्य है ये कहाँ पर है, पहली बात तो तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य होगा जिसे इरोड वन खंड में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसमें। बाकी तो क्योंकि आप UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़ने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। फिर देखिए विश्व पुस्तक मेला, तो इसका आयोजन आपको पता है दिल्ली का प्रगति मैदान, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और 31वां ये विश्व मेला है। इस बार अतिथि देश जो है वो इसमें फ्रांस रहा था। अब उसमें और क्या चीज़ है, अब देखिए ये वाली जो न्यूज़ है ये आपके
जो है प्रादेशिक परिदृश्य से थी, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए हमको इसमें वन लाइनर्स पढ़ने हैं। तो वन लाइनर में पहला देखिए, हमारे यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड डेलास में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन उद्योगपति का नाम क्या है? तो वो है नवीन जिंदल। थर्ड वन देखिए, भगवान बसवेश्वर और नाडा प्रभु केम्प का संबंध कौन से राज्य से है? जिनकी हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने मूर्तियों का अनावरण किया है। तो कर्नाटक से इनका संबंध, और कर्नाटका में ही इन दोनों की मूर्तियाँ जो है वो स्थापित की गई है। फिर देखिए, जो ब्रिक्स देश हैं उनका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके नए अध्यक्ष भी किसे बनाया गया है? तो देखिए इसके नए अध्यक्ष जो है डिल्मा रोज़ेफ जो है उनको बनाया गया है, जो कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। फिर है वाईकॉम 18 जो है, उसने डिजिटल स्पोर्ट देखने को प्रोत्साहित करने के लिए अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं आपको पता है शी जिनपिंग है, और तीसरा कार्यकाल उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो पहली बार उन्होंने कार्यकाल कब उनका स्टार्ट हुआ था? तो 2013 में स्टार्ट हुआ था, और 2013 से अभी उनका 2023 में तीसरा कार्यकाल है। फिर देखिए, एक द्वीप समूह है जिसका नाम है केरमाडेक द्वीप समूह। यहाँ पर बहुत ही भयंकर 7.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। तो ये द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी मोटा अनाज महोत्सव मनाया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया? तो आगरा में इसको जो है वो मनाया गया था। जो SCO है यानी कि शंघाई सहयोग संगठन है, उसके सदस्य देशों के सर्वोच्च जो न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक बैठक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और वो आयोजित कहाँ पर की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। SCO का जो सदस्य है वो भारत भी है और पाकिस्तान भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन एंड शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र, ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र भारत का सबसे पहला कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। फिर देखिए, जो वर्ल्ड TB डे है यानी तपेदिक दिवस है, इस पर जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उन्होंने स्टॉप TB पार्टनरशिप के द्वारा वन वर्ल्ड TB समिट का आयोजन कहाँ पर किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वाराणसी के अंदर किया गया। 24 मार्च को भी वर्ल्ड TB डे था, और वाराणसी के अंदर जो है इसका जो है पूरा एक कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड लेवल का आयोजित किया गया है। फिर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं उन्होंने शक्तिकांत दास जो है, उन्होंने ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो कहाँ पर की है? तो ये दोनों की स्थापना कहाँ पर की गई है? भुवनेश्वर में की गई है। फिर देखिए, यहाँ पर याओशांग महोत्सव जो है उसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो याओशांग महोत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। फिर देखिए, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग एवं लोक शिकायत विभाग जो है उनके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से सुशासन प्रथाओं पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये कहाँ पर किया गया? भोपाल में किया गया था। फिर देखिए, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। ये वाला जो है ये रहा, इसके लेखक जो है सज्जन सिंह यादव हैं। फिर है 2023 में किस देश की संसद ने उसे नाटो में शामिल होने की अनुमति देने वाला कानून जो है उसको मंजूरी दी है? तो नाटो में आपको पता ही, मैंने अभी फिनलैंड जो है वो प्रयास कर रहा था, और उसको जो है इंक्लूड भी कर लिया गया है। फिर देखिए, 2023 में घोषित मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये कौन से राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से है। खैर, दूसरे राज्यों की इतनी योजनाओं को नहीं पूछा जाता है, फिर भी लिखा है। तो फिर देखिए, एक महिला काफ़ी चर्चा में थी, अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो, सुरेखा यादव। ये जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका संचालन करने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं, पहली महिला लोको पायलट हैं जो बनी हैं। फिर देखिए, यहाँ पर NCERT की जो NCERT है ने किस संस्था के साथ स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता किया है? तो आपको पता है कि जो नाडा जो एजेंसी है वो ध्यान रखती है कि भाई जो खेल की जो नियम है उसमें कुछ भी ऐसे स्टेरॉइड्स लेकर के जो है चीटिंग वगैरह ना की जाए। तो उसके साथ में मिलकर के NCERT ने बच्चों में जो खेल शिक्षा है उसको मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। श्री रविशंकर के बारे में आप जानते हैं, उनका एक NGO है जो कि है आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसका भी इन्होंने सांस्कृतिक महोत्सव मनाया था, 14 सांस्कृतिक महोत्सव, ये इन्होंने वॉशिंगटन DC के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किया। फिर देखिए, नागालैंड में अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं जिनका नाम है सलहुतुन क्रूसे। ये राज्य में पहली मंत्री बनने का गौरव इन्होंने हासिल किया है। तो नाम बड़ा अजीब है, पहली महिला मंत्री बनी है। तो ये जो है कौन से एरिया से हैं? तो पश्चिम अंगामी जो क्षेत्र है वहाँ से जो है ये अपॉइंट की गई हैं।
अब हम कुछ इसके प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। पहला देखिए, भारत और अफ्रीका का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है एफी इंडेक्स, इसके दूसरे संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो ये हमने अभी पढ़ा ही था, तो इसका आयोजन पुणे के अंदर किया गया। G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक जो है वो 28 से 30 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये जो है आपके उत्तराखंड रामनगर में आयोजित की गई है। फिर देखिए, ट्राइनोलॉजी अनफिक्स्ड मेमोरियर्स द प्रिजन डायरीज ऑफ द न्यू चाइना किसकी रचना है, जिसके लिए फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने उन्हें विशेष साहित्यिक पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया है। आई थिंक ये हमने नहीं पढ़ा था, तो ये है बंगबंधु शेखर मुजीबुर रहमान। फिर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना में निम्न में से कौन से राज्य शामिल है जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा हाल ही में किया गया है? तो ये जो है आपके जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के अंदर जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। ये परियोजना यहाँ इन चार राज्यों के अंदर बनाई गई है। फिर है 2023 में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने किस भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? तो इसका जो उत्तर है वो है मिडिल वेट। पता नहीं ऐसे क्वेश्चन कोई पूछे तो, लेकिन जो है हम तो अभी खिलाड़ियों तक ही चल रहे हैं, इन्होंने वेट भी पूछ लिया, तो मिडिल वेट कैटेगरी की ये हैं। फिर देखिए, मैसाचुसेट्स की एक जिला अदालत की पहली महिला न्यायाधीश नामित किया गया है। तो ये हमने आपको याद है कि आज ही जो है पढ़ा था, यह है तेजल मेहता। नेपाल ने किस मधेसी नेता ने देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में जो है अभी हाल ही में शपथ ली है? तो आपको याद है ये क्वेश्चन भी आज ही हमने पढ़ा है, तो ये है राम सहाय यादव, उन्होंने शपथ ली है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन किस राज्य में है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है? तो ये कर्नाटक के अंदर है, ये भी हमने आज ही पढ़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन को किस क्षेत्र में स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार को प्रदान किया गया है? तो ये जो है आपका इसका आंसर क्या है? तंबाकू का क्षेत्र, तंबाकू नियंत्रण में जो है वो पुरस्कृत किया है। SS दुबे ने महालेखा नियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया है, वह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कौन से महालेखा नियंत्रक हैं? तो ये जो है आपके 28वें महालेखा नियंत्रक हैं। फिर है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो व्यास सम्मान दिया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनको किस कृति के लिए ये सम्मान दिया गया है? तो वो पागलखाना कृति आपको याद है, उसके लिए दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए, ये भी हमने अभी पढ़ा था, कौन से न्यायाधीश के उनमें जो है बनाई है? तो सप्रे हैं, डॉक्टर अभय मनोहर सप्रे। फिर है महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला खिताब जो है वो किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। 4 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया जल शक्ति अभियान कैच द रेन की थीम जो है वो क्या है? तो वो थीम जो है पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता, वो इसका जो है वो थीम है। लास्ट, भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23, इसका आयोजन जो है वो हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हमने पढ़ा था केरला के अंदर, तिरुवनंतपुरम केरला में किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पूरी मैगजीन जो आज हमने कंप्लीट कर ली है, और ये वीडियो थोड़ा सा 40 मिनट्स का हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, मतलब नेक्स्ट मैगजीन के साथ में, और समरी भी मैं कोशिश करूँगी कि इसकी बना पाऊँ, तो अगर बनती है तो मैं जल्दी आपको जो है उसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। सो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर से लिखिएगा, और कोई सजेशन हो तो भी आप लिखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।